आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 18 का, जिसका उन्वान है अलबेली सुबह। अलबेली सुबह एक नज़्म है जिसमें सुबह के खूबसूरत मंजर को बताया गया है और इस नज़्म के शायर हैं जोश मलिहाबादी। बच्चों, सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम जो सबक के शायर हैं जोश मलिहाबादी, इनकी जिंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात आपकी क्या क्या थी, इन हवाले से हम बात करेंगे। दूसरे हिस्से के अंदर हम नज़्म का मुताला करेंगे, अलबेली सुबह का, कितने खूबसूरत अंदाज में जोश ने नज़्म लिखी है और सुबह के मंजर, फितरत का मंजर बयान किया है। और तीसरे हिस्से के अंदर हम सवालात की मश्क करेंगे जो हमारी निसाबी किताब में दे रखे हैं इस नज़्म से मुताल्लिक। तो शुरू करते हैं हम सबक का पहला हिस्सा, जोश मलिहाबादी का तारुफ। बच्चों, तारुफ से पहले मैं आपको जोश का एक बहुत खूबसूरत शेर सुनाता हूँ। बहुत मशहूर शेर है कि काम है मेरा तगय्युर, जोश खुद कहते थे ये, और बहुत मशहूर शेर है जोश का। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। हाँ बच्चों, शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को ही कहा जाता था। शब्बीर हसन खान और जोश आपका तखल्लुस था, तो शायर फितरत भी आपको कहा जाता था, शायर इनकलाब भी आपको कहा जाता था, और लफ्जों का जादूगर भी आप ही को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक ही बात को कई कई तरीके से लफ्ज के अंदर जादू कर देते थे, पैदा कर देते जादू अपने कलाम के अंदर, लफ्जों की हेर फेर से लफ्ज को इधर करते करते, और बहुत तेज तरीके से ये नज्म लिखते थे। तवील नज्म को भी बहुत कम वक्त के अंदर ही ये लिख दिया करते थे। और तबीयत में आपके जुलानी थी, तेजी थी तबीयत के अंदर, तो किसी को भी अपने खातिर नहीं लाते थे, चाहे बड़ा से बड़ा हुक्मरान हो या कोई भी हो। जो बात आपको चुभती थी, जो बात आपके दिमाग को लगती नहीं थी कि अच्छी बात नहीं कह रहे हैं, फौरन उसका जवाब आप देते थे। इसी वजह से आप कई जगह से मुलाजिमत से भी निकाले गए, लेकिन आपने अपनी फितरत नहीं छोड़ी और उस फितरत को आपने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए हथियार बनाया, उसका इस्तेमाल किया और शायर इनकलाब के नाम से आप मशहूर हुए। तो आज हम इन्हीं शायर जोश मलिहाबादी की जिंदगी के हवाले से बात करेंगे और कलाम की खुसूसियात, किस तरह के कलाम लिखते थे और क्या क्या इन्होंने कलाम उर्दू अदब के अंदर लिखे हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। शुरू करते हैं हम सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है जोश मलिहाबादी का तारुफ। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, शब्बीर हसन खान नाम था आपका और तखल्लुस था आपका जोश। जोश तखल्लुस आप करते थे और वतन आपका मलिहाबाद था। मलिहाबाद यूपी के अंदर है, मलिहाबाद एक जगह। तो उस कस्बे के अंदर मलिहाबाद में पैदा होने की वजह से, उससे निस्बत की वजह से आपको मलिहाबादी भी कहा गया। जोश मलिहाबादी के नाम से ही आप मशहूर हुए। पैदाइश लखनऊ में हुई। इल्म और अदब की रिवायत खानदान में बुजुर्गों से चली आ रही थी। उनके परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद खां गोया अपने ज़माने के मारूफ रईस और शोरा शायर थे। आपके जो दादा थे, परदादा नवाब फ़कीर मोहम्मद खां, और गोया उनका तखल्लुस था। लखनऊ के बहुत बड़े शायर थे और शायरी करते थे, साथ ही रईस भी थे। तो इब्तदाई तालीम और तरबियत के मराहिल जोश ने घर ही पर तय किए। शुरुआती तालीम, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि उस वक्त की रिवायात ये थी कि छोटे बच्चों की तालीम का इंतजाम घर पर ही किया जाता था। वालिद वालदा से या कुछ और सरपरस्त जो उनके होते हैं घर के अंदर, उनके जरिए वो तालीम हासिल करते थे। तो जोश ने भी रिवायत के मुताबिक जो उस वक्त की थी, अपने घर पर अपने वालिद वालदा से तालीम हासिल की और उसके बाद अरबी और फारसी में अच्छी इस्तेदाद पैदा की। इस्तेदाद यानी लियाकत, खासियत, सलाहियत। आपने अरबी और फारसी के अंदर अच्छी सलाहियत पैदा की और उसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। ये अलग अलग जगह हैं। उसके बाद आपने आपकी आगे की तालीम, इब्तिदाई तालीम घर पर ही पूरी हुई और आगे की तालीम इन अलग अलग जगहों से आपने पूरी की। पहले आपने लखनऊ के अंदर ही शुरुआत के अंदर, सीतापुर में, आगरा में, और फिर आप आगे की तालीम के लिए अलीगढ़ तक पहुंचे। 1916 में आपके वालिद का इंतकाल हो गया। तो वालिद के इंतकाल के बाद
कोलकाता चले गए। यही उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। रविंद्रनाथ टैगोर से आपकी मुलाकात कहां हुई? कोलकाता में हुई 1916 में, आपके वालिद के इंतकाल के बाद। जब आप वहां चल गए तो आप रविंद्रनाथ टैगोर की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए और उनका असर लेकर आपने शायरी शुरू की। और शायरी में वही असर रविंद्रनाथ टैगोर की जो फिक्र थे, जो उनके तफक्कुर थे और जो उनके ख्याल थे, वो आपकी शायरी में उस वक्त नजर आने लगे। उनकी पुरकशिश शख्सियत और शायरी ने जोश को बहुत मुतासिर किया। किनकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। उन्हीं के असर से जोश शायराना तख्लीकी नस्र लिखने लगे और शेर कहने की तरफ माइल हुए। जोश की नस्र के अलावा इब्तिदाई शायरी में भी उन्हीं असरात को बखूबी देखा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर के असरात, आपकी शुरुआती जो नस्र आपने लिखी थी और अशार भी आपने लिखे हैं शुरू में, तो उन अशार में और उन नस्र में रविंद्रनाथ टैगोर का असर खास तौर से वाज़ेह होता है। साफ साफ नजर आता है कि ये रविंद्रनाथ टैगोर से मुतासिर होकर लिखी गई शायरी है। आगे आते हैं, देखिए कि 1924 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुल तर्जुमा में नाजिर अदब के तौर पर मुलाजिम हो गए। नाजिर अदब तर्जुमा करने के लिए आपको वहां पर मुलाजिम कर लिया गया दूसरे दिगर जुबानों की किताबों को। तो 1924 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कहां थी? हैदराबाद में। तो देखो आप कितना चक्कर लगा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह घूम रहे हैं। आपने पढ़ाई के सिलसिले में लखनऊ, सीतापुर वगैरह में घूमे, अलीगढ़ गए, उसके बाद वालिद के इंतकाल के बाद आप कोलकाता चले गए। कोलकाता में आपकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। कुछ वक्त आप वहां रहे उनके साथ, वहां आपने शायरी भी की और नस्र भी लिखी। उसके बाद आप मुलाजिमत के सिलसिले में हैदराबाद चले गए और हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त हैदराबाद के निजाम थे, उनके जेर तहत चलती थी, उनके जेर चलती थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के नवाबों के जेर। तो यहां पर आपने मुलाजिमत इख्तियार कर ली और मुलाजिमत भी कौन सी? तर्जुमा करने की। तर्जुमाकार बन गया। यहां पर दारुल तर्जुमा में नाजिर अदब के तौर पर मुलाजिम हो गए। यहां उन्होंने तकरीबन 10 साल काम किया। 10 साल तक आप यहां पर काम करते रहे। लेकिन मैंने आपको बताया शुरू के अंदर कि इनकी तबीयत के अंदर जुलानी थी, तेजी थी तबीयत के अंदर। किसी की कोई बात बुरी लग जाती थी, कोई बात चुभती थी, तो उसको ताब नहीं लाते थे, खातिर नहीं रखते थे, फौरन उसका जवाब दे देते थे। चाहे उसका कुछ भी बाद में असर हो रहा हो, खुद के ऊपर क्या असर पड़ रहा हो, वो बाद नहीं सोचते थे, फौरन उसका जवाब देते थे, फौरन उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो थी हैदराबाद की, तो निजाम की कोई बात आपको पसंद नहीं आई। निजाम उस वक्त मालिक थे वहां पर, हैदराबाद के नवाब थे, हैदराबाद रियासत थी, पूरी रियासत उनके जेर थी हैदराबाद के निजामों के। तो हैदराबाद के निजाम की कोई बात आपको पसंद नहीं आई, मुलाजिमत कर रहे हैं वहां पर, और उन्हीं के खिलाफ आपने एक नज्म लिख दी। बस वो नज्म लिखना था और वहां से इनकी छुट्टी कर दी गई, वहां से इनको हटा दिया गया कि अब आप यहां पर काम नहीं करोगे। तो तकरीबन 10 साल आपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में काम किया और वहां से फिर आपने, जब हटा दिया गया, आपको निकाल दिया गया, तो 1934 में दिल्ली आ गए, जहां उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए। शायरी का शौक था, शायरी शुरू से आप करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर किस तरह के हालात सामने आ रहे हैं उनका हम मुताला करते जा रहे हैं। शायरी के साथ साथ शायरी तो चली रही है, साथ में अलग अलग जगह मुलाजिमत और सफर जो उनका हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो देखते जाइए आप। तो 1924 में मुलाजिमत इख्तियार की थी, 10 साल बाद 1934 में छोड़ दी और दिल्ली आ गए, और जहां उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए। शेरी मजमूए, शेरों के मजमूए, मोटे मोटे मजमूए, जिसमें बहुत सारे शेर जमा करके शाये करवाए इन्होंने। कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया। कलम एक रिसाले का नाम है जो जोश मलिहाबादी ने जारी किया था। तो जोश के रिसाले का नाम पूछा जाए आपसे कि क्या नाम है बताइए, तो क्या बताएंगे आप? कलम। कलम नाम से जोश ने रिसाला जारी किया था। और कहां से जारी किया था? दिल्ली से जारी किया था। उसके बाद वो पूना के एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। तो वो रिसाला निकाला, रिसाला चल रहा था, काम चल रहा था, उसी वक्त आपको पूना की एक फिल्म कंपनी से ऑफर आया, तो आप उस फिल्म कंपनी के अंदर राइटर के हैसियत से चले गए। वहां पर आप नस्र लिखने चले गए, यानी कहानी वगैरह, ड्रामे, जो भी काम लिखवाते थे वो काम आपने शुरू किए। आजादी के बाद वो हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल के मुदीर भी रहे।
मुकर्रर हुए और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली। पूना में आप रहे फिल्म कंपनी में, वहां भी आपने कई फिल्म कंपनियों में अलग अलग जगहों पर काम किया। मुंबई में भी आपने काम किया। पूना और बंबई काम करने के बाद आजादी, जब हमारा मुल्क आजाद हो गया तो आजादी के बाद हुकूमत हिंदुस्तान ने रिसाला निकाला जिसका नाम था आजकल। तो उसको आजकल का आपको मुदीर बनाया गया। तो आपको सारी चीजें बच्चों अपने जहन में रखनी है, किस तरह से कहानी चल रही है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, कि आप कहां कहां गए, कौन सा रिसाला निकाला है आपने, कलम निकाला आपने, खुद का था कलम आपका, और आजकल जो है हिंदुस्तान सरकार का था, हुकूमत हिंदुस्तान का था, जिसका आपको मुदीर बनाया गया था। उसके बाद आपने दिल्ली में ही सकूनत इख्तियार कर ली, दिल्ली में रहने लगे सही ढंग से। 1955 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण के एजाज से नवाजा। बहुत बड़ा एजाज होता है बच्चों पद्म भूषण का, जो हिंदुस्तान की हुकूमत देती है, उम्दा काम करने वालों को यह अवार्ड दिया जाता है। तो आपको इस एजाज दिया गया पद्म भूषण का। कब दिया गया? 1955 के अंदर, और 55 में अवार्ड दिया, और 56 के अंदर आपका दिल नहीं लगा यहां पर, और वो पाकिस्तान चले गए। 1956 में वो पाकिस्तान चले गए। 1956 में, लेकिन जो इज्जत उनको यहां मिली, जो वकार उनका वहां हुआ, वैसी इज्जत और वो वकार उनको पाकिस्तान में नहीं मिल सका। इसका उनके दिमाग के ऊपर बहुत गहरा सदमा लगा। जो उनसे गलती हो गई थी कि पाकिस्तान जाने की, तो उन्होंने उसको कबूल भी किया, और सदमा जिंदगी भर उनके दिमाग के ऊपर लगा रहा, परेशानी में मुब्तला रहे, बीमार होने लग गए उसके बाद, और उसी हालत में उनका इंतकाल हुआ था। एक अरसे तक तुर्की उर्दू बोर्ड कराची में मुंसलिक रहे और उर्दू लगत का काम करते रहे। कराची के अंदर उर्दू लगत का काम आप करते रहे, और जिंदगी के बाकी दिन उन्होंने इस्लामाबाद में गुजारे, वहीं उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद कराची से रहे, कराची से मुंसलिक रहने के बाद इस्लामाबाद आ गए, और फिर इस्लामाबाद में ही आपका इंतकाल हो गया। ये थी आपकी जिंदगी के हवाले से सवाने हयात किसकी? जोश मलिहाबादी की। अब आते हैं आपकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात क्या क्या थी। तो जोश मलिहाबादी न सिर्फ जोदगो शायर थे, जोदगो तेजी से लिखने वाले, जैसे ही उनको उन्वान दिया गया वैसे ही उसके ऊपर कुछ शेर या कुछ नज्म या कुछ गजल तख्लीक कर दिया करते थे। तो बहुत तेजी से आप लिखते थे, क्योंकि आपको लफ्जों का जादूगर भी कहा जाता है। इसीलिए जादूगर कहा जाता है क्योंकि लफ्ज ऐसा लगता था जैसे आपके पास मुंह में बने हुए हैं। सोच के आपको कोई मिसरा दिया जाता था, फौरन उसके ऊपर आप गजल या नज्म लिख दिया करते थे। तो जोदगो शायर थे, बल्कि कम से कम वक्त में तवील नज़में कहने की अस्तादाद भी रखते थे। अस्तादाद यानी मैंने बताया था आपको, सलाहियत रखते थे, लियाकत रखते थे। तो बहुत कम वक्त के अंदर भी आप तवील नज़में लिख दिया करते थे। उनका पहला मजमुआ कलाम रूह अदब 1929 में शाये हुआ था। पहला मजमुआ कलाम है 1929 में शाये हुआ, रूह अदब के नाम से। उसके बाद उनके कई मजमुए मंजर आम पर आए, जिनमें शोला व शबनम, हर्फ व हिकायत और सुम्बुल सलासल बतौर खास काबिल जिक्र हैं। उनका आखिरी शेरी कारनामा नामुकम्मल तवील नज्म हर्फ आखिर है। आखिरी शेरी कारनामा जो मुकम्मल नहीं हुआ था उसका नाम है हर्फ आखिर। और नस्र में उनका जो बड़ा काम है उसका नाम है यादों की बारात, जो उनकी खुद नोश थी, खुद की आप बीती थी, जो उन्होंने यादों की बारात के नाम से लिखी थी, जो बहुत मशहूर हुई है, बहुत मकबूल है और उर्दू अदब में बड़ा मुकाम है यादों की बारात खुद नोश्त का, जोश मलिहाबादी की लिखी हुई। आगे आते हैं, जोश ने गजलें और रुबाइयां भी कही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज्म के शायर हैं। मतलब जो तसनीफ होती हैं, जो सिन्फ हैं, शेरी सिन्फ हैं, सब में इन्होंने हाथ आजमाया है। गजल भी कही है, रुबाई भी कही है, लेकिन नज्मों के अंदर आपको महारत हासिल थी, खास मुकाम हासिल है आपकी नज्मों का। इब्तिदा में उनकी नज्मों का मौजू फितरत की तस्वीर कशी था, जिसकी वजह से उन्हें शायर फितरत भी कहा जाता रहा है। हम जो पढ़ने वाले हैं नज्म अलबेली सुबह, जो हमारी नज्म आने वाली है, जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि फितरत की कितनी खूबसूरत अक्कासी की है। फितरत को दुल्हन बनाकर पेश कर दिया और तरह तरह से उसकी तारीफें कर रहे हैं, नेचर की तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए आपको शायर फितरत कहा जाता था। लेकिन जब आपकी वो जुलानी वाली नज़में सामने आई, जो आपकी इनकलाबी वाली नज़में सामने आई, तो आपको
शायर इनकलाब भी कहा जाने लगा। तहरीक आज़ादी के ज़ेर असर उन्होंने जब वतन के गीत गाए और सियासी मसाइल को मौजू बनाया और अपने वलवला अंगेज लब्बो लहजे की वजह से शायर इनकलाब कहलाए। तो शायर फितरत भी आपको कहा जाता था जब आप फितरत की अक्कासी कर रहे थे, यानी आप शुरुआती जो शेर व शायरी थी, आपकी शुरुआती जो नज़में थी, उनके अंदर आपको शायर फितरत कहा गया उन नज़मों की वजह से। लेकिन जब तहरीक आज़ादी से आप मुतासिर होके और अंग्रेज़ों के खिलाफ नज़में लिखने लग गए, तो उन नज़मों की वजह से, उन नज़मों में जो आपने जोलानियां बिखेरी, जो इनकलाब के नगमे गाए, तो उन इनकलाब के नगमों की वजह से आपको शायर इनकलाब भी कहा गया। जुबान पर जोश को गैर मामूली कुदरत हासिल थी और वो अल्फाज के जादूगर कहे जाते थे। ये थे बच्चों जोश मलिहाबादी, जिनकी जिंदगी के बारे में हमने बात की। तर्ज तहरीर हमने पता करी, जोश की तर्ज तहरीर क्या थी, कौन कौन से अलकाब व आदाब से उनको नवाजा गया है, किस किस तरह से उनको एजाज बख्शा गया है हुकूमत की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी, आवाम की तरफ से भी कौन कौन से अलकाब दिए गए हैं, वो सब हमने मुताला किया। तो सारा देखने के बाद हमें पता चलता है, मुताले से हमें पता चलता है कि जोश उर्दू अदब की वो शख्सियत है कि जिनकी उर्दू अदब के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उर्दू अदब की ही नहीं, मुआशरे की खिदमत आपने की है अपनी नज़मों के जरिए, क्योंकि आपको सच्चाई बोलने का शौक था, जुलानी थी आपकी तबीयत के अंदर, सीधे सीधे बोल देते थे जिसको जो बोलना है। तो मुआशरे की जो कमियां हैं वो भी आपने सामने रखी और तहरीक आज़ादी के अंदर जिस तरह की शायरी होनी चाहिए थी, जो नज़में हमें ज़रूरत थी उस वक्त अंग्रेज़ों को जवाब देने के लिए, तो आपने वो काम बखूबी अंजाम दिया। बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक का पहला हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया है, जोश मलिहाबादी की ज़िंदगी के हवाले से और तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम क्या क्या थी, हमने इसका मुताला किया। अगले हिस्से के अंदर हम नज़्म अलबेली सुबह का मुताला करेंगे, जिसके अंदर हम जोश ने सुबह के मंजर का किस खूबसूरती से बयान किया है, किस अंदाज में बताया है सुबह को, वो हम देखेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। तो उस वीडियो के आने तक आप इंतजार कीजिए, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।